बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत को आवाम का कितना दर्द है, एक एक चीज़ अब सामने आ रही है। बीबीसी की रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया है किस तरह यहाँ पर हुकूमत ने पेट्रोल पर 2 नंबरी की हुई है। वो सब हकायक सामने आ गए हैं अदाद शुमार के साथ। कितना पैसा अवाम की जेबों से खींचा जा रहा है पर लीटर पेट्रोल, असल में उसकी कीमत क्या है, सब चीज़ें सामने आ गई हैं। चीनी का हाल भी यही है कि कहा गया हमने कीमतें कंट्रोल कर ली हैं, अभी भी 200 रुपए या इससे ऊपर ही चीनी मिल रही है। आने वाले दिनों में हो सकता है कि चीनी आपको मिले ही ना, आप फिरते रहेंगे कि जी चीनी कहाँ, जी नहीं मिल रही। बड़े बड़े सेठ चीनी पर मुनाफा भी कमाएंगे और बाकी ज़ाहिर है कि सॉफ्ट ड्रिंक्स में यूज़ हो रही है, बाकी बेकरी आइटम्स में बड़े बड़े जो होंगे उन तक सप्लाई हो जाएगी। आम आदमी शायद चीनी को वैसी तरस रहा होगा कि जी इस कीमत पे तो हम बेच ही नहीं सकते, ये काम हो रहा होगा। और बाकी इदारों की तबाही तो हो चुकी है। उसकी वजह यह कि अब आप अदालत का भी रुख करेंगे कि जी हमें यह चीज़ नहीं मिल रही, इसकी कीमत ज़्यादा है, तो अदालतें कह चुकी हैं कि हुकूमत के खिलाफ हमसे कोई आप फैसला नहीं ले सकते। अब तो ऐसे ऐसे जज आ गए हैं जिन्होंने रिवायात बदल के रख दी हैं। ऐसी अखाड़ पे चाड़ है जो कोई सोच भी नहीं सकता था। यानी दुनिया की रिवायात तो और तरफ, पाकिस्तान की रिवायात भी गई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट सरदार सरफराज डोगर ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट की नई एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी तश्कील दे दी। सीनियर जजेस को शामिल नहीं किया गया, जूनियर जजेस और हैरानकुन तौर पर एडिशनल जज को भी कमेटी में शामिल कर लिया है। कभी ऐसा हुआ ही नहीं आज तक। अब इस्लामाबाद हाईकोर्ट की नई इंतजामी कमेटी तश्कील दी गई। जस्टिस सरफराज डोगर सरबराह, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो और एडिशनल जज जस्टिस आजम खान मेंबर होंगे। एडिशनल जज अभी जो आए जी हैं। सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी समेत जस्टिस सरफराज डोगर की सीनियरिटी चैलेंज करने वाले 5 सीनियर जजेस को शामिल ही नहीं किया गया। रिवायत यह रही है कि 3-4 सीनियर तरीन जजेस एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी में शामिल होते हैं और हाईकोर्ट के इंतजामी फैसले करते हैं। लेकिन यहां सब बदल दिया गया है, कोई पूछने वाला नहीं, यहां कोई रिवायात नहीं। बस यह है कि अब हुकूमत के हाथ में है, जिस तरह के मर्जी वो जजेस लगाएं, उनके पास कमेटी में मेजॉरिटी है और फिर वही जजेस इनसे मिल रहे होते हैं। आप सोचिए, जो वजीर कानून है, दीगर लोग हुकूमती शख्सियात जिन्होंने इन जजेस को लगाना है, क्या ये जज उनके खिलाफ फैसले दे सकते हैं? जिनकी स्क्रूटनी भी वही लोग कर रहे होंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अब यह है कि कोई इदारा अब खड़ा नहीं हो सकता हुकूमत के आगे। अदालत का काम ही यह था कि बैलेंस क्रिएट करना, कि जो हुकूमत में आ जाए वो ताकतवर हो जाता है और अगर उसके हवाले से आपने कहीं जाना है तो अदालत ही थी, सुप्रीम कोर्ट ही थी। अब वो भी खत्म। मिसाल के तौर पर अब बीबीसी की रिपोर्ट आ तो गई है कि असल में ये जो 272 का आपको पेट्रोल मिल रहा है, ये कोई 160 के लगभग है। अंदाजा लगाइए, 172 का पेट्रोल 164 रुपए का है, 167 रुपए का है। मैं आपको भी दिखाता हूं रिपोर्ट। लेकिन अब आप अदालत का दरवाजा खटखटाएं, आप सोच ही नहीं सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये अभी क्या 167 का आप सोचिए, ये 272 में मिल रहा है, ये 372 में मिल रहे, तो आपको कोई कहीं से रिलीफ नहीं मिलेगा। हुकूमत ने पिछले 1 महीने के दौरान पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें 3 बार बढ़ाई और ये इजाफा ऐसे टाइम पर किया गया है जब हुकूमत मुसलसल क्लेम कर रही है कि इकॉनमी स्टेबल हो गई है। तो बीबीसी की रिपोर्ट कह रही है कि हुकूमत मुसलसल इजाफा करती चली जा रही है पेट्रोल की कीमतों में, और उसकी हकीकत है क्या? हुकूमत ने पिछले 1 महीने के दौरान पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें 3 बार बढ़ाई और ये इजाफा ऐसे टाइम पर किया गया है जब हुकूमत मुसलसल क्लेम कर रही है कि इकॉनमी स्टेबल हो गई है। गुज़िश्ता 1 महीने के दौरान पेट्रोलियम की 1 महीने में 3 दफा कीमतें बढ़ाई गई हैं और हुकूमत कह रही है कि जी इकॉनमी स्टेबल हो गई है, फिर भी वो कीमतें बढ़ाते चले जा रहे हैं। पेट्रोल है कितने का, आपको कितने का मिल रहा है, आगे सुनिए। 18.52 रुपए फी लीटर का इजाफा हुआ और कीमत 272.15 रुपए फी लीटर हो गई और 29.71 रुपए फी लीटर के इजाफे के बाद डीजल की कीमत 284.35 रुपए फी लीटर हो गई। ईरान और इसराइल के दरमियान जंग की वजह से ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत थोड़ी ऊपर चली गई थी, लेकिन सीज फायर के ऐलान के बाद यानी 24 जून को क्रूड ऑयल की कीमत $68 फी बैरल तक आ गई। पाकिस्तान में $68 फी बैरल पर है इंटरनेशनल मार्केट में। इमरान खान के दौर में $100 या इससे ऊपर था और उस वक्त आपको 150 का पेट्रोल मिल रहा था। आज $68 पर है और मिल रहा है 272 का। चक्कर क्या है? पेट्रोल की मकामी जरूरत का तकरीबन 80% हिस्सा इंपोर्ट किया जाता है, इसीलिए ग्लोबल मार्केट में तेल की कीमतों का असर लोकल मार्केट पर भी पड़ता है। तो ऐसे वक्त में जब आलमी मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत स्टेबल है, पाकिस्तान में इसकी कीमतों में लगातार इजाफा क्यों हो रहा है? हमने हुकूमत की नोटिफिकेशन और डीजल और आलमी सतह पर जब कीमत स्टेबल है तो मुसलसल हुकूमत क्यों बढ़ा रही है कीमतें जब आलमी सतह पर नहीं बढ़ रही? तो बीबीसी की रिपोर्ट क्या कह रही है? मौजूदा कीमत में टैक्स और दूसरे हेड्स को देखा तो पता चला कि टैक्स और दूसरे हेड्स को निकाल कर डीजल की असल कीमत 177.89 रुपए फी लीटर है और डीजल 177 रुपए 8 पैसे बनता है, टैक्सेस और दीगर चीजें निकाल कर असल कीमत 177 रुपए 8 पैसे बनती है।
पेट्रोल की फी लीटर कीमत थी 167.51 रुपए फी लीटर है। ले जी, पेट्रोल की कीमत कितनी बनती है? 167.51 यानी 167 रुपए। आप अंदाजा लगाइए, 167.51 रुपीज, ये है असल कीमत पेट्रोल की, जो आपको 272 रुपए में दिया जा रहा है। बाकी सारे टैक्सेस हैं फी लीटर। आप सोचिए, यह है हाल। एक गरीब मोटरसाइकिल वाला बेचारा पता नहीं किस तरह वो रोजी कमाता है, बाइक्स चला रहे हैं, डिलीवरी का भी काम कर रहे हैं, और जितने भी गरीब लोग, अब आप सोचिए वो 100 रुपया, इससे ज्यादा, 100 रुपए से भी ज्यादा फी लीटर पर टैक्स दे रहा है। 100 रुपए से ज्यादा 1 लीटर पर तो टैक्स है। यह है हाल। डीजल की कीमत में एक्सचेंज रेट एडजस्टमेंट की मद में 7 रुपए फी लीटर ऐड किए गए। और फिर अब इसमें आगे एक एक चीज की डिटेल बताई गई है कि कंपनीज को इतना चला जाता है, फलां को इतना चला जाता है, मार्केटिंग कंपनीज, फिर उसके बाद सप्लाई वाले वो इतना ले जाते हैं, सारा मार्जिन ये, और टैक्सेस इतना ले जाते हैं। ये तो हाल है, इस तरह के टैक्सेस लगाए गए हैं, जबकि आलमी सतह पर कीमतें स्टेबल हैं। और उसके बाद कहते हैं हमने मईशत को बेहतर कर दिया। इमरान खान तो जनाब ये करने वाला था, वो करने वाला था, सब अब मवाजना करें इमरान खान के दौर से तो हर चीज की कीमत दुगनी 3 गुना कहीं बढ़ गई है। ये कहते थे चीनी चोर, चीनी स्कैंडल, 100 रुपए पर चीनी पहुंच गई, आज 200 रुपए पर है। आप सोचें जरा, हर चीज की कीमत यही, आटा, दाल, गोश्त, घी, हर चीज की कीमत कहीं से कहीं है। लेकिन ये कहेंगे जी हमने मईशत को संभाल लिया है, टैक्सेस इतने ज्यादा लगा दिए हैं, हमने मईशत संभाल ली है। अब गवाहियां इनके अपने पुराने लोग दे रहे हैं। अभी समीना पाशा साहिबा ने, बड़ी अच्छी साफ़ी हैं, उन्होंने इंटरव्यू किया साबिक गवर्नर सिंध और मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ के तर्जुमान रहने वाले और उनके बिहार पर इस्टेब्लिशमेंट से मुलाकातें करने वाले जनाब मोहम्मद ज़ुबैर साहब। वो कहते हैं कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने कंप्रोमाइज़ कर लिया। जब तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला हुआ तो मैंने नवाज़ शरीफ से पूछा कि ये उनकी मदद के बगैर कैसे कामयाब होगी, इस्टेब्लिशमेंट की मदद के बगैर ये सब कैसे कामयाब होगा। नवाज शरीफ साहब तो उनके खिलाफ बोला करते थे, कहते थे वोट को इज्जत दो, जमहूरियत और फलां। तो मैंने कहा ये अदम इत्तेमाद हम ला रहे हैं, ये कैसे कामयाब होगी उनकी मदद के बगैर, इस्टेब्लिशमेंट की मदद के बगैर, जनरल बाजवा और सारे उस वक्त जो थे। तो नवाज शरीफ ने कहा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। ये वो लम्हा था जब नवाज शरीफ से मेरे फासले बढ़ने शुरू हो गए। यानी ये साबित कर रहा है कि रजीम चेंज हुआ, इमरान खान को जिस तरह से निकाला गया फिर कौम उसके साथ खड़ी हुई। तो इस बात पर कहने हैं कि नवाज शरीफ से मेरे फासले बढ़ने शुरू हो गए क्योंकि मुझे उन्होंने आगे फौज की सियासत में दखल अंदाजी रोकने के लिए लगाया हुआ था, लेकिन ये कंप्रोमाइज कर गए थे। ये देखिए, इनको आगे गया जी कि फौज का किरदार नहीं होना चाहिए और ये लोग कंप्रोमाइज कर गए, ये इनकी हालत है। फिर कहा इमरान खान के खिलाफ अदम इत्तेमाद के वक्त मुल्क के दिवालिया होने या IMF प्रोग्राम मुअत्तल होने का बिल्कुल झूठा और बेबुनियाद बयानिया गढ़ा गया, ऐसा कुछ नहीं था। इसके साथ साथ इन्होंने कहा कि जी चंद रोज़, ये सवाल किया समीना पाशा ने कि कुछ दिन पहले फैसल चौधरी साहब ने कहा जी आप तहरीक इंसाफ में शामिल होने जा रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, लेकिन कुछ लीडर्स ने रोक दिया, वरना इमरान खान तो आपको शामिल करवा रहे थे। तो जवाब दिया इन्होंने, मोहम्मद ज़ुबैर ने, फिलहाल इसको राज़ ही रहने दें, कुछ दिन बाद सब कुछ सामने आ जाएगा। पाकिस्तान में सियासत करना आसान नहीं है। ये साबिक रुकन नून लीगी रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर उमर ने ये इंकशाफात किए हैं। आखिर में ये भी सुन लीजिए कैसी गवाहियाँ वो दे रहे हैं मियाँ नवाज शरीफ के खिलाफ इमरान खान के हक में। तो आपको इतनी समझ होती है कि आपने उनके साथ मिलना जुलना नहीं या बातचीत भी नहीं करना, लेकिन जब मैं गया था तो मैंने बिल्कुल 1 पॉइंट एजेंडे पर बात की थी। मेरा 1 पॉइंट एजेंडा ये था कि पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, पाकिस्तान के एक आइन है, उस आइन के तहत एक हुकूमत बनती है। जैसे जैसे हुकूमत बनी है, जैसे जैसे ऑपोजिशन है, आप बीच में से आप हट जाए, काफी टाइम हो चुका था, उसका 2 साल हो चुके थे इमरान खान की हुकूमत आए थे, आप बीच में से हट जाए, आप डायरेक्शन चले जाए। हम ऑपोजिशन में, हम और इमरान खान क्या आपस में कैसे करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, आपस में काम करते हैं, पार्लियामेंट में कुछ कानून साजी करते हैं, दैट यू शुड लीव इट टू अस। ये एक 1 पॉइंट एजेंडा था। और जब वक्त आया और इसके तकरीबन नहीं माना। अच्छा, मैं बाजवा सबको मनाता रहा कि जी आप पीछे से हट जाए, वो नहीं माने उस वक्त तो, लेकिन बाद में क्या हुआ? लंदन चले गए थे जेल से निकलकर। एक्चुअली मेरे जी पॉइंट ऑफ व्यू से ना काफी कंफ्यूजन होती है। सितंबर 2020, अगस्त सितंबर 2020 का मियां साहब गए थे नवंबर 2019 वो उससे तकरीबन 8-9 महीने पहले चले गए थे। और ये जब कॉम्प्रोमाइज किया था मियां नवाज शरीफ ने,
बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज किया था जब कोर्ट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस का वक्त आया था कि फौज के साथ के एस्टैब्लिशमेंट के साथ बादल के साथ कॉम्प्रोमाइज करके जीत को उन्होंने कहा बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज किया था इत्तेमाद के वक्त, और जनरल बाजवा के साथ कॉम्प्रोमाइज किया था। और वही मैं नवाज शरीफ को कह रहा था कि भाई ये तो नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, ये तो करना पड़ेगा। फिर मेरी राहें जो हैं वो नवाज शरीफ से जुदा होने लगी, हम दूर होने लगे। ये गवाहियाँ हैं जो आ रही हैं, अभी और बहुत कुछ आएगा। अल्लाह हाफिज़।